हेलो एवरीवन, नवकिरण दिस साइड योर एनक्लेक्स मेंटोर एंड गाइड। और इसके साथ साथ हम आपको बहुत सारे और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन क्लासेस देते हैं। आज की क्लास काफी स्पेशल है। ये क्लास स्पेशली मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जिनको केस स्टडीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफी लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एनक्लेक्स आरएन एग्जाम में आते हैं। अब आप में से जो लोग भी आने वाले दिनों में एनक्लेक्स आरएन के लिए जा रहे हैं और उन लोगों को फोबिया फील हो रहा है कि जो केस स्टडीज हैं वो कैसे काम करती हैं, तो आज की वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से केस स्टडीज आपको एग्जाम में आएंगी और क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करके आपको उन केस स्टडीज को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आप सब लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं जिसमें आपको केस स्टडी दिखेगी। तो ये रही हमारी एक स्टैंड अलोन केस स्टडी। स्टैंड अलोन केस स्टडी वो केस स्टडी होती है जो कि हम लोग यूज करते हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए, राइट। और अनफोल्डिंग केस स्टडी वो होती है जिसमें एक ही पेशेंट के 6 सिनेरियोज होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिनेरियो, एक ही सेटिंग होगी और एक ही गो में क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में साथ ही साथ हाईलाइट करती रहूंगी। सबसे पहली चीज, कभी भी आपको एग्जाम में केस स्टडी आती है, जो फर्स्ट थिंग है दैट इज टू रीड द केस स्टडी थॉरली। आपको पूरी की पूरी केस स्टडी अच्छे से रीड करनी होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरी की पूरी केस स्टडी है, अभी मैं आप सब लोगों के सामने रीड करने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि एग्जाम में जब ये आएगी तो कैसे एफिशिएंटली इसको रीड करना है। तो यहाँ पे केस स्टडी है हमारे पास। अ 12-year-old क्लाइंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक पीडियाट्रिक क्लाइंट है। ही विजिट्स द हेल्थ केयर क्लिनिक फॉर फॉलो अप विजिट आफ्टर लेबोरेटरी एंड अदर टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेटिंग दी हुई है वो है क्लिनिक, मतलब एक डे डे क्लिनिक है जिस पे ये फॉलो अप के लिए आया हुआ है। और फॉलो अप के लिए किसके साथ आया है? पेरेंट के साथ आया है। और क्यों आया है फॉलो अप के लिए? क्योंकि ये जो क्लाइंट है इसके लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक हमें डायग्नोसिस या कुछ भी पता नहीं है। वी आर जस्ट इन टू द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द यू नो केस स्टडी। क्लाइंट टेल्स द नर्स अबाउट एन इंक्रीज इन एपेटाइट लेटली। क्लाइंट ये बोल रहा है कि रिसेंटली मेरी एपेटाइट यानी कि मेरी भूख जो है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। एंड अबाउट यूरिनेटिंग मोर फ्रीक्वेंटली। अच्छा, और मुझे यूरिन भी काफी अच्छे से आ रहा है, पहले से ज्यादा आ रहा है यूरिन। मोर फ्रीक्वेंटली मैं यूरिन पास करने के लिए जा रहा हूँ। द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट्स टेस्ट रिजल्ट्स एंड कलेक्ट्स द डाटा फ्रॉम क्लाइंट प्रायर टू क्लाइंट बीइंग सीन बाय द फिजिशियन। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसे ही होता है। जो रजिस्टर्ड नर्स होती है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर सिस्टम। तो नर्स यहाँ पे, ये मतलब जो नर्स है वो पहले पेशेंट की रिपोर्ट्स को रिव्यू कर रही है ताकि जो भी कोई इंपॉर्टेंट डाटा है वो कलेक्ट करके हम डॉक्टर को बताएं। द फॉलोइंग इज डॉक्यूमेंटेड इन द मेडिकल रिकॉर्ड। तो जब वो मेडिकल रिकॉर्ड खोल के देख रही है नर्स, तो उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है देखते हैं। सबसे पहले वाइटल साइंस है। वीएस का मतलब है वाइटल साइन। तो अगर हम ध्यान से देखें, टेम्परेचर इज 98.2, 36.6 विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। हार्ट रेट जो है वो 78 बीट्स पर मिनट नॉर्मल। ब्लड प्रेशर 118/70 अगेन नॉर्मल। हार्ट रेट इज सॉरी रेस्पिरेटरी रेट इज 16 breaths per minute normal. Then SpO2 is 96% on the auscultation, which is again, sorry, on the 96, SpO2 is 96% on examination, जो पल्स ऑक्सीमेट्री से हम लोग करते हैं, which is again normal. So पेशेंट जो है वो पेन डिनाई कर रहा है, उसको पेन नहीं हो रहा। स्किन इज वार्म, ड्राई एंड इंटैक्ट, मतलब स्किन भी नॉर्मल है, ठीक है। यहां तक सब नॉर्मल ही चल रहा है। तो हमें राइट नाउ अभी तक डायग्नोसिस का पता नहीं है, सिर्फ दो चीजें मेरे दिमाग में अभी तक घूमी। वन इज दिस कि क्लाइंट ने ये बोला कि मेरी भूख पहले से ठीक हो गई है। दूसरी चीज उसने बोला कि मेरे को यूरिन फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो गया। तो क्या ये कोई रीनल कंडीशन हो सकती है? लेट अस सी। उसके बाद हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, स्पेसिफिकली उन्होंने असेसमेंट करके बोला है कि ड्राई कफ है। कफ है लेकिन ड्राई है, प्रोडक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब राइट नाउ कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। रिपोर्ट्स पुटम एक्सपेक्टोरेशन ऑफ वाइट थिक म्यूकस फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। ओ, जब इसको रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये पेशेंट रेगुलरली ले रहा होगा, तो वो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जब रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट मिलता है उस टाइम पे मुझे स्पुटम एक्सपेक्टोरेट होता है जो कि वाइट होता है, थिक होता है, ठीक है। लंग साउंड्स क्लियर टू ऑस्कल्टेट इन ऑल द लंग फील्ड्स। तो हमने लंग साउंड्स को ऑस्कल्टेट किया विच आर एब्सोल्युटली नॉर्मल।
जीआई सिस्टम में इंक्रीज एपेटाइट बोल रहे हैं, रिपोर्ट टेकिंग पैंक्रियाटिक इंजाइम्स। ओ, पेशेंट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ले रहा है, तो दो ही कंडीशन में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स लिए जाते हैं, या तो आपके पेशेंट को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो या आपके पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। और यहाँ पे ये पीडियाट्रिक क्लाइंट है, तो मेरा जो दिमाग सबसे ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है दैट इज टुवर्ड्स द सिस्टिक फाइब्रोसिस। बाकी आगे देखते हैं। तो क्लाइंट जो है, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम घर पे ले रहा है सारे मील्स और स्नैक्स के साथ, तो वो ये भी बोल रहे हैं कि उन एंजाइम्स को लेने के बाद मेरी एपेटाइट इंक्रीज हुई है। बॉवेल साउंड एक्टिव है चारों क्वाड्रेंट्स में, यानी कि सही है डाइजेस्टिव सिस्टम। रेगुलर बॉवेल मूवमेंट्स आर ब्राउन एंड फैटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बॉवेल मूवमेंट्स हैं, यानी कि उसके जो स्टूल हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और फैटी होते हैं। फैटी, फैटी स्टूल्स आर नॉट दैट गुड, मतलब एटलीस्ट नॉट दैट नॉर्मल। फैटी, यहाँ पे फैटी स्टूल का मतलब फैट इन स्टूल नहीं है। इनके एक्सेंट या स्लैंग में जो फैटी स्टूल बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्री के, उसका मतलब होता है बहुत बड़ा स्टूल। फैटी स्टूल मीन्स बिग स्टूल। ठीक है। वजन जो बच्चे का है वो 41.5 है, मेरे हिसाब से थोड़ा कम ही है। हाइट जो है वो 59 इंचेस है। पेरेंट्स स्टेट दैट क्लाइंट वाज डायग्नोस्ड एट 3 years ऑफ एज विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। नर्सिस, उन्होंने इस केस स्टडी में हमें अब डायग्नोसिस बता दिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ डायग्नोसिस, राइट। तो हम डायग्नोसिस को अंडरलाइन कर लेते हैं, एंड दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है। और अभी तक जो मुझे थोड़ा सा लगा दैट इज स्पुटम एक्सपेक्टोरेशन होता है, लेकिन वो वाइट स्पुटम होता है, कलर मतलब कोई येलो या ग्रीन नहीं है, तो कोई खास इन्फेक्शन को दिखा नहीं रहा। वैसे भी अगर इन्फेक्शन होती तो वाइटल साइन नॉर्मल नहीं होते, तो इसके वाइटल साइन यानी कि टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल है, लेकिन जो स्टूल्स हैं वो फैटी हैं, मतलब सॉरी, इसको जरा ठीक से लाइन लगा देते हैं, फैटी है। ठीक है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, नीचे क्या लिखा हुआ है। चेस्ट एक्सरे अगर देखें तो माइल्ड लंग हाइपर इन्फ्लेशन है, नो चेस्ट इन्फिल्ट्रेट्स, एडलेक्टेसिस या ब्रोंकिस्टेसिस का कोई भी हमें मतलब नहीं मिला एक्सरे पे। ठीक है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ग्लूकोज इज 240। ओ माय गॉड, दैट इज नॉट नॉर्मल, लेट अस अंडरलाइन इट। 240 इज मोर, बहुत ज्यादा है। 240 मिलीग्राम पर डेसिलीटर 2 hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज लिक्विड। अच्छा, जीटीडी में 240 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है, 2 घंटे बाद इतना था। ओके, तो अब हमें इन चीजों का पता है, जो जो चीजें हमें एबनॉर्मल लगी हैं उन उन चीजों को हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया है। आपने भी अपने एग्जाम में जाके ऐसे ही करना है। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच बॉडी सिस्टम क्लिक टू सिलेक्ट द प्रायोरिटी क्लाइंट नीड to prevent a complication of client's health problem. Each body system supports one priority client need. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखना है कि ये मैट्रिक्स मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। अब मैट्रिक्स मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि आपको चार्ट की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। ठीक है। और उसमें आपने या तो एक एक ही ऑप्शन चूज करनी होती है, मल्टीपल चूज करनी होती है। और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, ईच बॉडी सिस्टम सपोर्ट वन priority, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपके सामने है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि दो दो ऑप्शन हमने हर एक की दी हुई हैं, उनमें से एक आपको क्लिक करना है। जब आप एक्चुअली एनक्लेक्स आरएन में जाएंगे तो एक ही टिक कर पाएंगे, इसमें दो आप टिक ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक बॉडी सिस्टम में मुझे एक प्रायोरिटी टिक करनी है। ठीक है। और एक बात याद रखना, इन क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अपने दिमाग में एक चीज याद रखना कि कभी भी केस स्टडी के बाहर जाके कुछ टिक नहीं करना। जितनी इंफॉर्मेशन हमें इस केस स्टडी में दी हुई है उतनी इंफॉर्मेशन को ही हम लोग यूज करेंगे, हम अपने दिमाग से कुछ एक्स्ट्रा इस पेशेंट के लिए नहीं सोचेंगे। क्योंकि मैंने क्लास में सिस्टिक फाइब्रोसिस अच्छे से पढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट को साइलेंट सिम्टम्स होते हैं वो इस पेशेंट में होंगे ही होंगे। ठीक है। तो अपने दिमाग से कुछ नहीं लेके जाना, जितना केस स्टडी में इंफॉर्मेशन हो उस हिसाब से हम अब आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हर एक बॉडी सिस्टम के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से क्लिक करो कि कौन सी प्रायोरिटी आपके हिसाब से इस सिस्टम के लिए होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर पेशेंट में, ये जो 12 साल का पेशेंट हमें दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में
पहले तो दिया हुआ है ऑसिलेटरी पॉजिटिव एक्सपिरेटरी थेरेपी, और दूसरा दिया हुआ है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपने अपनी क्लास में सिस्टिक फाइब्रोसिस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ऑसिलेटरी पॉजिटिव एक्सपायरेटरी थेरेपी का पता होगा। लेट अस सपोज आपको नहीं भी पता है, तो भी मैं आपको कुछ टाइम देती हूं, आप अपने दिमाग से सोच लो कि आप इसमें टिक क्या करोगे। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टिक करोगे या पहले वाली ऑप्शन टिक करोगे? टेक योर टाइम। ओके, अभी तक आपने सोच लिया होगा मे बी कि मैं फर्स्ट ऑप्शन टिक करूंगी या मैं सेकंड ऑप्शन टिक करूंगी, है ना? और या आगे चल के इसके आंसर्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं कि अगर कोई ऑप्शन ठीक है तो वो क्यों है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम में हम लोगों ने टिक किया था फैटी, ब्राउन स्टूल, रेगुलर बोवेल मूवमेंट। ठीक है, वो सारा हमने पढ़ लिया था। इन्होंने ऑप्शन दी है जीआई सिस्टम में क्या करना चाहिए अगर बच्चा सिस्टिक फाइब्रोसिस से ये वाला आया है। इसको पेंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी और देनी चाहिए या लो फैट डाइट देनी चाहिए? आपके हिसाब से इस बच्चे में क्या देना चाहिए? पेंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी या लो फैट डाइट, मतलब फैट कम कर दें डाइट में, या पेंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी पे पेशेंट को लगाएं? क्या होना चाहिए जीआई सिस्टम में, सोचिए। ओके, सही है, आप लोगों ने आंसर टिक कर लिया होगा। आगे है हमारे पास इम्यून सिस्टम। अब हमें ये देखना है कि इम्यून सिस्टम में हम लोगों को क्या करना चाहिए। प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी पे पेशेंट को लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि वाइट थिक म्यूकस जो है वो आ रहा है फॉलोइंग द रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स, लेकिन वो वाइट है, ये भी याद रखना। इम्यून सिस्टम में आपको एंटीबायोटिक थेरेपी पे लगाना चाहिए, प्रोफिलैक्टिक या कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन विद सेपरेशन फ्रॉम अदर्स विद सीएफ यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस बाय एटलीस्ट 6 फीट। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि सेकंड? फर्स्ट में ये बोल रहे हैं कि प्रोफिलैक्टिकली एंटीबायोटिक थेरेपी चलाओ। प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है अभी इन्फेक्शन हुआ नहीं है लेकिन हो भी ना, तो उससे पहले ही एंटीबायोटिक थेरेपी चलाते रहो। या सेकंड है कि आप कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन ही ले लो फ्रॉम अदर्स जिनको ऑलरेडी सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, तो उनसे 6 फुट की दूरी बना बना के रखो। ठीक है, या आप ये प्रायोरिटी रखोगे? इन दोनों में से क्या रखोगे? ठीक है, आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। नेक्स्ट एंडोक्राइन पे चलते हैं। एंडोक्राइन में दो ऑप्शन है। नंबर वन है इंसुलिन एडमिनिस्टर करोगे या रिकम्बेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ये इसके मैं रीजन बता देती हूँ। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करिए और उस हिसाब से डिसाइड कीजिए, या रिकम्बेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये इसका बच्चे का वजन देख के। ठीक है, तो आप टिक करिए कि इन दोनों में से क्या प्रायोरिटी है आपके पेशेंट में। आप इंसुलिन देंगे इस पेशेंट को या ग्रोथ हार्मोन लगाएंगे, मतलब क्या आपको लगता है? ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आता है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। अब इंटीगुमेंट्री सिस्टम ये रहा, स्किन स्किन वार्म ड्राई इंटैक्ट है। तो इसमें आप क्या करेंगे? हाई सोडियम फूड्स देंगे या ओटमील बाथ देंगे? ओटमील बाथ या हाई सोडियम फूड, इन दोनों में से कोई एक टिक कर लो आप, फिर उसके बाद हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सारे सिस्टम के आंसर जो हैं वो टिक कर लिए होंगे, रेस्पिरेटरी, जीआई, इम्यून, एंडोक्राइन एंड इंटीगुमेंट्री। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे कौन कौन से आंसर करेक्ट हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट हैं और वो क्यों हैं। लेट अस सी। ओके, तो सबसे पहली चीज यहां से मैं ये हटा देती हूँ, ये जो हम लोगों ने टिक करे थे, तो आपके सामने आंसर्स हैं। सबसे पहली चीज रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला आंसर ठीक है, ऑसिलेटरी पॉजिटिव एक्सपायरेटरी थेरेपी। अगर आप में से कई लोगों ने ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टिक किया है तो लेट मी टेल यू, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो SpO2 इज 96%। 96% SpO2 डज नॉट नीड एनी पेशेंट टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, लाइक दिस पेशेंट डज नॉट नीड ऑक्सीजन एट ऑल। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टिक करके आते हो, विच इज नॉट द क्राइटेरिया हियर। हम ऑक्सीजन तब लगाते हैं जब हमारे पेशेंट की सेचुरेशन 90% या उससे कम होने लगती है ना। तो 95% से नीचे वैसे भी अब नॉर्मल होती है, 90% को तक जाने लगे तो हम लोग ऑक्सीजन जो है वो लगाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, पेशेंट का सेचुरेशन इज विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। उसके बाद हम जीआई सिस्टम की अगर बात करें तो लिखा हुआ है पैंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी इज अ करेक्ट आंसर। यू नो व्हाई? क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों ने टिक किया था फैटी मील, सॉरी फैटी स्टूल, विच वाज एब्सोल्युटली
करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, लाइक दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर पैंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी आप दे रहे हो अंडरस्टूड, लेकिन फिर भी बच्चे को फैटी स्टूल आ रहे हैं। फैटी स्टूल हमें तब आते हैं जब हमारी बॉडी में हम जो खा रहे हैं वो सब निकाल रहे हैं, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम अच्छे से एक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट ये बोल रहे हैं कि पहले से ज्यादा अच्छी एपिटाइट है, लेकिन वो वैसी नहीं हुई है जैसे कि नॉर्मल इंसान की होती है, और स्टूल भी वैसे नहीं है जैसे कि नॉर्मल इंसान के होते हैं। तो यहाँ पे फैट कट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फैटी स्टूल का मतलब फैट इन स्टूल या स्टिटोरिया नहीं है। यहाँ पे फैटी स्टूल का मतलब है बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ स्टूल आ रहा है। और वॉल्यूम ऑफ स्टूल इसलिए आ रहा है बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड, और डाइजेशन के लिए क्या देना पड़ेगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। तो यहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी इज द करेक्ट आंसर। फिर इम्यून सिस्टम में देखो लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इज अ करेक्ट आंसर। ये भी बिल्कुल सही है। आप एंटीबायोटिक थेरेपी तब तक नहीं स्टार्ट करते हैं इन कंट्रीज में जब तक के इन्फेक्शन के कोई लक्षण नहीं होते हैं। प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी उसी केस में स्टार्ट की जाती है जिस केस में हमारे पास प्रूफ होता है, जिस केस में हमें हमें ये कंफर्म होता है कि ऑलरेडी पेशेंट किसी इन्फेक्टेड केस के कांटेक्ट में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमेशा दवाइयों से पहले प्रिकॉशंस लेनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन को ही टिक करेंगे। एक वैसे भी ट्रिक बताती हूँ एनक्लेक्स का, जो आंसर लंबा होता है जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन होती है वो यूजुअली करेक्ट होता है। ये हमेशा याद रखना अपने एनक्लेक्स आरएन में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम में इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन या रिकम्बेंट ग्रोथ हार्मोन है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, इंसुलिन। वो सीधा सीधा दिख रहा है, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल देखो 250 mg पर डेसीलीटर विच इज वेरी हाई। तो यहाँ पे इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है बिकॉज उसकी जो पैंक्रियास है वो इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस ही नहीं कर रही। तो इस केस में इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू केस स्टडी एज वेल, क्योंकि वहां पे ब्लड ग्लूकोज लेवल की वैल्यू एबनॉर्मल है। देन इंटीगुमेंट्री सिस्टम में आप सब लोग कंफ्यूज हुए होंगे। देखिए बहुत सारे लोगों को ओटमील बाथ की इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी, क्योंकि इंडिया में ये नहीं होता है, ये इन कंट्रीज में होता है। ओटमील बाथ हम उन बच्चों को देते हैं जिन बच्चों की स्किन के ऊपर एक्जिमा होता है या स्किन में कोई इरिटेटिंग प्रॉब्लम्स होती है। अब ये जो बच्चे होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले, इनकी स्किन काफी सॉल्टी होती है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज्यादा सोडियम क्लोराइड लूज कर रही होती है। तो इस वजह से इस बच्चे में सोडियम की डेफिशिएंसी आती है, तो हम हाई सोडियम फूड देते हैं। लेकिन यहाँ पे ओटमील बात हम क्यों नहीं टिक कर रहे, क्योंकि स्किन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इंटैक्ट स्किन का मतलब है उसके ऊपर कोई भी जख्म, कोई भी इंटीग्रिटी ब्रेकडाउन, कुछ भी ऐसा नहीं है। स्किन वार्म है, ड्राई है, इंटैक्ट है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और नॉर्मल स्किन के ऊपर ओटमील बाथ देने का कोई रूल, कोई तुक, कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग हाई सोडियम फूड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट होता है उसमें सोडियम की डेफिशिएंसी होती है। तो इस हिसाब से हम लोग केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो तीन बातें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहली चीज, हमने जो भी टिक किया हमने केस स्टडी के दायरे में रह के किया। जब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन डेंजर लेवल से नीचे नहीं होती है तब तक ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी है, राइट। अगर आपके पेशेंट को इन्फेक्शन के कोई भी साइन नहीं है तो एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं होगा। और कोई भी चीज हम लोगों ने टिक करनी है तो हम केस स्टडी के दायरे के बाहर नहीं जाते हैं। और इसके साथ साथ प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर किसी क्वेश्चन में प्रिवेंशन लिखा हुआ है, अभी पेशेंट बीमार नहीं है, अभी पेशेंट को फीवर नहीं है, उसको इन्फेक्शन नहीं है, उस केस में अगर लिखा हुआ है प्रिवेंट योर पेशेंट या टेक contact airborne droplet precaution, that will always be the right answer before administrating medication। तो बहुत सारी चीजें, एक बहुत ही अच्छी, ये वन ऑफ माय फेवरेट केस स्टडी है स्टैंड अलोन में, जो कि बहुत सारी चीजें हमें सिखाती है। और नर्सेज ये भी याद रखिए कि एनक्लेक्स आरएन में आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे टॉपिक में से बहुत बारी केस स्टडी आती है। तो ऐसी ही रेलेवेंट
एनक्लेक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बट आई रियली नीड मोर सपोर्ट इन माय लॉन्ग वीडियोस। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो विद दोज फ्रेंड्स ऑफ योर्स जो कि एनक्लेक्स के लिए जा रहे हैं या अभी अपनी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में है और सोचते हैं कि एनक्लेक्स में कैसे क्वेश्चंस आते होंगे। तो ये आपके सामने है, और अपने क्लास ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मेरी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रही हूँ, उस नंबर पे कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।